नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मार्च 2019 के संपूर्ण महीने की हरियाणा राज्य करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये प्रश्न आगामी एचएसएससी और एचपीएससी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हरियाणा में कब सभी जिलों के लिए 211 नई परियोजनाओं का आगाज हुआ? 3 मार्च 2019। 211 नई परियोजनाओं पर अगर बात करें कितनी लागत आएगी? 4106 करोड़ रुपए। और 211 परियोजनाओं में 63 परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ जिनकी लागत 407 करोड़ रुपए, और 148 का शिलान्यास हुआ जिनकी लागत 3699 करोड़ रुपए है। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर ने 3 मार्च 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इन परियोजनाओं का आगाज किया। 211 परियोजनाओं में 23 परियोजनाएं नई हैं जिनकी लागत 2333 करोड़ रुपए, और बाकी बची 188 परियोजनाओं पर जो लागत आएगी वह 1773 करोड़ रुपए होगी। अगला प्रश्न है, संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? मुंदड़ी, जो जिला कैथल में है। मेवात फीडर नहर परियोजना कहाँ शुरू की जाएगी? नूंह में। कमांड तथा नियंत्रण केंद्र का संचालन व एकीकृत शायरी संचालन मंच आईसीटी घटकों का एकीकरण कहाँ होगा? फरीदाबाद में। एकीकृत विमानन हब का दूसरा चरण कहाँ शुरू होगा? हिसार में। शहीद हसन खान मेवाती राजकीय चिकित्सा संस्थान में डेंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? नूंह में। बाकली जल घर में पेयजल आपूर्ति में वृद्धि किस जिले में की गई है? महेंद्रगढ़ में। राज्य स्तरीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? पंचकुला में। 100 बिस्तरों का ईएसआई अस्पताल हरियाणा में कहाँ कहाँ स्थापित होगा? बहादुरगढ़, जो झज्जर जिले में है, और बावल, जो रेवाड़ी जिले में है। हरियाणा की जिस शुगर मिल की क्षमता में वृद्धि की गई है कहाँ स्थित है? पलवल में। हरियाणा राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? मातनहेल, जो झज्जर जिले के अंतर्गत आता है। खेड़ी रामनगर थानेसर में किस कॉलेज को बनाने की मंजूरी मिली है? नर्सिंग कॉलेज। अमृत योजना के तहत हरियाणा प्रदेश के किस शहर में सीवरेज व्यवस्था बनाई जाएगी? पानीपत में। इसके अतिरिक्त प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री ने 3 मार्च 2019 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान यह भी बताया कि हरियाणा प्रदेश में 4.5 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान हरियाणा सरकार ने 7,911 विकासात्मक घोषणाएं की, जिसमें से 2,421 पूरी हो चुकी हैं और 2,141 पर कार्य प्रगति पर है, और 3,160 घोषणा अभी लंबित हैं जिनमें वर्ष 2019-20 में शीघ्र ही कार्य आरंभ होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का राज्य स्तरीय समारोह कब और कहां आयोजित किया गया? 5 मार्च 2019 को पंचकुला में। पंचकुला में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्घाटन हरियाणा प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के राज्य स्तरीय समारोह में हरियाणा प्रदेश के कितने जिलों के कामगारों को सम्मानित किया गया? 4 जिलों के। इस समारोह में 4 जिले पंचकुला, फरीदाबाद, करनाल और पानीपत के पहले पंजीकरण करने वाले 10-10 कामगारों को पंजीकरण पत्र और 5100 रुपये की राशि देकर सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वस्त्राल में इस योजना का शुभारंभ किया। 11,51,000 लाभार्थियों तक 13.58 करोड़ रुपए की राशि पेंशन खाते में ट्रांसफ़र की गई, और यह योजना देश के 42 करोड़ कामगारों को समर्पित की गई। इस योजना का पंजीकरण 15 फरवरी को शुरू हुआ था और औपचारिक शुरुआत 5 मार्च 2019 को हुई।
15,000 से कम मासिक आय वालों को लाभ मिलेगा। मजदूर को हर महीने एक निश्चित राशि का प्रीमियम देना होगा, जितना प्रीमियम होगा उतने ही रुपए की सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। फेरी लगाकर सामान बेचने वाले, रिक्शा ठेला चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूरी वाले, घरों में काम करने वाले जैसे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 साल के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन देने की यह योजना है। इस योजना की घोषणा भारत सरकार ने बजट में भी की है और वित्त मंत्रालय ने इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो अब बात करते हैं 5 मार्च 2019 को चंडीगढ़ में प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों के बारे में। हरियाणा प्रदेश में कितने प्रतिशत शराब कांच की बोतलों में बेची जाएगी? 20%। हरियाणा प्रदेश में नीति डिस्टिल्ड को किस शराब को लॉन्च करने की अनुमति दी गई है? 65 डिग्री प्रूफ देसी शराब, जिसका दूसरा नाम मेट्रो शराब है। अगला प्रश्न है, नई आबकारी नीति में देसी शराब पर प्रति बोतल कितने रुपए की बढ़ोतरी की गई? 5 रुपये प्रति बोतल। अवैध और तस्करी की शराब का कोई निर्माण व आपूर्ति न हो, इसके लिए आबकारी एवं कराधान विभाग में कितने पुलिसकर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा? 350। हरियाणा में कितनी पंचायतों में शराब की बिक्री नहीं की जाएगी? 57। यही वह पंचायतें हैं जिन्होंने खुद विभाग के पास इसके लिए प्रस्ताव भेजा था और हरियाणा के पवित्र शहर थानेसर व पिहोवा में शराब नहीं बेची जाएगी और जिन गांवों में कन्या गुरुकुल चल रहे हैं उन गांवों में भी शराब बेचने की अनुमति नहीं होगी। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 2019 को आयोजित हुई कैबिनेट मीटिंग में किस किस संशोधन को मंजूरी दी गई? मोटरयान कर की दरों में संशोधन, खाद्य एवं औषधि विभाग की नियुक्तियों में संशोधन, लाइसेंस छोड़ने संबंधी नीति में संशोधन, भूमि खरीद नीति में संशोधन, हरियाणा सदाचारी कैदी अस्थायी रिहाई अधिनियम 1988 में संशोधन। अगला प्रश्न है, वॉक इन क्लोजर नामक व्यवस्था को हरियाणा सरकार के कितने विभागों में लागू किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सभी विभागों में इसको लागू किया जाएगा। हरियाणा सदाचारी कैदी स्थायी रिहाई के किस अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति प्रदान की गई है? अधिनियम 1988। इस अधिनियम के तहत कट्टर कैदी के अलावा अन्य कैदियों को संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा दी जाने वाली 48 घंटे की अवधि के लिए सशस्त्र पुलिस एस्कॉर्ट के तहत उसके पुत्र, पुत्री या सहोदर के विवाह में शामिल होने या उसके दादा, दादी, माता, पिता, दादा ससुर, दादी सास, सहोदर, बच्चे या पोता पोती की मृत्यु अनुष्ठान में उपस्थित होने के लिए अस्थायी आधार पर या फरलो पर छोड़ा जाएगा। बेटे की शादी में शामिल होने के लिए 96 घंटे और बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 72 घंटे के लिए अस्थायी आधार पर छोड़ा जाएगा सशस्त्र पुलिस एस्कॉर्ट के तहत। अगला प्रश्न है, हरियाणा में नई टोल की मंजूरी कहाँ पर दी गई है? नू, पुन्हाना से लाखरपुर, सिंगल हेडी, थेकरी, जमालगढ़, रनोटा, मनोटा से राजस्थान सीमा पर डोडल रोड तक नए टोल प्लाजा की स्थापना की मंजूरी दी गई है। इसकी समय अवधि को 31 मार्च 2022 तक अनुमोदित किया गया है। हरियाणा में सभी टोल की जो समय अवधि है उसको 1 मार्च 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विकास संबंधी योजनाओं के लिए सरकार को स्वेच्छा से दी गई भूमि की किस नीति के संशोधन को मंजूरी दी गई? उसका नाम है भूमि खरीद नीति 2019, जिसमें द्वितीय संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न है, 5 मार्च 2019 को किस टोल प्लाजा के बंद होने पर उससे संबंधित डी नोटिफिकेशन की स्वीकृति दी गई? दामला टोल प्लाजा। दामला टोल प्लाजा को बंद कर दिया गया है जो यमुनानगर जिले में स्थित था और इसकी घोषणा 28 अक्टूबर 2018 को की गई और 1 नवंबर 2018 को इसको बंद कर दिया गया
और 5 मार्च 2019 को इसकी डी नोटिफिकेशन की स्वीकृति प्रदान की गई और यह टोल प्लाजा यमुनानगर, रादौर, लाडवा, थानेसर रोड पर स्थित था। अगला प्रश्न है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा राज्य भारत में किस स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर रहा। 6 मार्च 2019 को नई दिल्ली विज्ञान भवन में देश के वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के परिणाम जारी किए। अगर देश की बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य का इंदौर शहर पहले नंबर पर रहा, लगातार पिछले 3 वर्षों से पहले नंबर पर काबिज है। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर दूसरे स्थान पर, कर्नाटक का मैसूर शहर तीसरे नंबर पर रहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को सबसे साफ राजधानी चुना गया। भोपाल लगातार 3 वर्षों से देश की सबसे साफ राजधानी पर काबिज है। स्वच्छता सर्वेक्षण का जो सर्वे है वह 4 जनवरी से 31 जनवरी 2019 के बीच हुआ, जिसमें 64 लाख लोगों का फीडबैक लिया गया और 28 दिन में सर्वे पूरा किया गया, जो पूरी तरह से पेपरलेस रहा, जिसमें 4237 शहरों ने भाग लिया। भारत के जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उनमें पहले नंबर पर छत्तीसगढ़, दूसरे नंबर पर झारखंड, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश, 5वें नंबर पर गुजरात, 6ठे नंबर पर आंध्र प्रदेश, 7वें नंबर पर पंजाब, 8वें नंबर पर तेलंगाना और 9वें नंबर पर हरियाणा, 10वें नंबर पर उत्तर प्रदेश राज्य रहा। देश का सबसे उभरता मध्यम शहर जिसकी आबादी 3 लाख से 10 लाख के बीच की है, मथुरा वृंदावन रहा। सबसे साफ मध्यम शहर जिसकी आबादी 3 लाख से 10 लाख के बीच की है, उज्जैन मध्य प्रदेश का एक शहर है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद गुजरात रहा। देश का उभरता बड़ा शहर तेजी से छत्तीसगढ़ का रायपुर शहर। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन वर्ग में उत्तराखंड का गोचर शहर। 1 लाख से 3 लाख की आबादी में सबसे छोटा स्वच्छ शहर नई दिल्ली नगर पालिका। दूसरे साल लगातार सबसे स्वच्छ छावनी देश की दिल्ली कैंट। और हरियाणा का एकमात्र राज्य है जिसने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में भाग नहीं लिया, वो है पश्चिम बंगाल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के कितने शहरों ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की टॉप 100 रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है? 4 शहरों ने, 4 नगर निगम हैं हरियाणा के, जिसमें पहले नंबर पर करनाल जो 24वें नंबर पर रहा, उसके बाद रोहतक 69वें नंबर पर रहा, पंचकुला 71वें नंबर पर और गुरुग्राम 83वें नंबर पर रहा। तो इस बार हरियाणा राज्य के 4 नगर निगम अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे देश के पहले 100 शहरों में। अगला प्रश्न है, 25 से 50 हज़ार तक आबादी वाले शहरों में हरियाणा प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला? असंध। वर्तमान में असंध से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बख्शी सिंह विर्क हैं, जो एक सामान्य श्रेणी की विधानसभा सीट है। 6 मार्च 2019 को राजभवन में एनसीसी और एनएसएस के कैडेट व स्वयंसेवियों के सम्मान समारोह में कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की गई? इस प्रश्न का सही उत्तर है 11,000 रुपये। हरियाणा राजभवन में एनसीसी व एनएसएस के कैडेट व स्वयंसेवियों के सम्मान में आयोजित हुए समारोह में हरियाणा प्रदेश के वर्तमान व 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने हरियाणा प्रदेश के 27 कैडेट को सम्मानित किया, जिन्होंने 26 जनवरी 2019 को गणतंत्र दिवस दिल्ली में आयोजित परेड व प्रधानमंत्री रैली में भाग लिया था। 27 कैडेट में से 8 गर्ल्स कैडेट थी। हरियाणा की एनसीसी की इस टुकड़ी ने लगातार चौथे वर्ष परेड में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एनएसएस के 8 स्वयंसेवियों को भी सम्मानित किया गया। 8 में से 4 गर्ल स्वयंसेवी थी और राज्यपाल ने अगले वर्ष के लिए 11,000 रुपये की पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस किस महिला को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर अनीता भारद्वाज और दर्शना गुप्ता। 8 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में देश के वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह पुरस्कार प्रदान किया। डॉक्टर अनीता भारद्वाज हरियाणा राज्य के झज्जर जिले से संबंध रखती हैं
और दर्शना गुप्ता भिवानी जिले से संबंध रखती हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता की पुत्रवधू हैं और उन्होंने बनारसी दास गुप्ता फाउंडेशन की भी स्थापना की है। हरियाणा राज्य सहकारी श्रम एवं निर्माण फेडरेशन लिमिटेड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? टेकराम कंडेला को। हरियाणा वन विकास निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? जवाहर सैनी को। हरियाणा कला परिषद का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? नागेंद्र कुमार शर्मा को। टेकराम कंडेला और जवाहर सैनी जींद जिले से संबंध रखते हैं और नागेंद्र कुमार शर्मा अंबाला से। हरियाणा राज्य के कितने अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? 8। हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र युक्त कुल कितने अस्पताल हो गए हैं? 41। 21 जनवरी से 23 जनवरी 2019 तक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की टीम ने हरियाणा के अस्पतालों का निरीक्षण किया था। इसके तहत 8 अस्पताल, जिसमें DCH अंबाला, यमुनानगर जिले की PHC खारवान, फरीदाबाद जिले की PHC हरिविहार, हिसार जिले की PHC चौधरीवास, सोनीपत जिले की PHC दुबेटा, सिरसा जिले की PHC पनिहारी और कुरुक्षेत्र जिले की PHC मोहन नगर को उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। पहले हरियाणा राज्य में इन अस्पतालों की संख्या 23 थी, अब इनकी संख्या बढ़कर 41 हो गई है। अगला प्रश्न है, हरियाणा कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सुभाष कतियाल को। सुभाष कतियाल पूर्व मंत्री हैं और पलवल से संबंध रखते हैं। हरियाणा प्रदेश का यूनिवर्सिटी की संख्या के मामले में पूरे देश में कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। 18 फरवरी 2019 तक भारत में कुल 903 यूनिवर्सिटीज़ में से 399 स्टेट यूनिवर्सिटीज़, 126 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, 48 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, 330 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। भारत में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी राजस्थान में हैं 82, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में हैं 73, तीसरे नंबर पर गुजरात में हैं 67 और सबसे कम यूनिवर्सिटी गोवा में है 1 यूनिवर्सिटी। हरियाणा राज्य में कुल कितनी यूनिवर्सिटी हैं? 47 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें 18 स्टेट यूनिवर्सिटी, 6 डीम्ड यूनिवर्सिटी और 22 प्राइवेट यूनिवर्सिटी और 1 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हरियाणा राज्य के कितने जिलों में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है? 6 जिलों में, और वह जिले हैं पानीपत, यमुनानगर, पंचकुला, फतेहाबाद, चरखी दादरी और नूंह। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक यूनिवर्सिटीज़ हैं? गुरुग्राम में 13 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें से 2 स्टेट, 11 डीम्ड और 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अगर हम बात करें इसके बाद सोनीपत है, जिसमें 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद फरीदाबाद है 5 यूनिवर्सिटी, रोहतक में 4 यूनिवर्सिटी, झज्जर, कैथल, करनाल, अंबाला में 2-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं। भिवानी, सिरसा, जींद, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र में 1-1 और महेंद्रगढ़ में एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2019 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में किस राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास किया? NH 444, जो अंबाला कैंट से साहा है, जिसकी लंबाई 14.840 किलोमीटर है। अंबाला कैंट के महेश नगर में शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबाला कैंट के विधायक और हरियाणा प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने की, जिनके पास स्वास्थ्य, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत सरकार के सड़क परिवहन, राजमार्ग, जहाजरानी, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया, जो नागपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, और इस प्रोजेक्ट पर 220 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और इस शिलान्यास समारोह में अंबाला लोकसभा सीट से सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। अंबाला लोकसभा सीट हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एक आरक्षित सीट है और हरियाणा राज्य में कुल 2 आरक्षित सीटें हैं लोकसभा की। दूसरी आरक्षित सीट है सिरसा, जहां से वर्तमान में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चरणजीत सिंह रोड़ी सांसद हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2019 का राज्य स्तरीय समारोह कब और कहां आयोजित किया? 8 मार्च 2019 को पंचकुला में रेड बिशप पर्यटन केंद्र में। उसके बाद है प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा प्रदेश की 23 महिलाओं को शौर्य पुरस्कारों से किसने सम्मानित किया?
हरियाणा के वर्तमान और 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? रेखा लक्ष्मी सिंह चौकन, जो रेवाड़ी से संबंध रखती हैं, पुरस्कार राशि के तौर पर 50,000 रुपये उनको प्रदान किए गए। वर्ष 2018-19 में राज्य स्तरीय पोषण पुरस्कार प्रदेश के किन किन जिलों के उपायुक्तों को सम्मानित किया गया? पहले नंबर पर पंचकुला के उपायुक्त डॉक्टर बलकार सिंह को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, दूसरे नंबर पर रेवाड़ी के उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और तीसरे नंबर पर कुरुक्षेत्र के उपायुक्त एस फुलिया को 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय पुरस्कार लिंगानुपात में वृद्धि वर्ष 2017-18 के लिए प्रदेश के किन किन जिलों के उपायुक्तों को सम्मानित किया गया? पहले नंबर पर जींद जिला के उपायुक्त आदित्य दहिया को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि, क्योंकि जींद में जो लिंगानुपात में वृद्धि हुई वह 898 से बढ़कर 927 हुई। दूसरे नंबर पर रेवाड़ी जिला के उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा को 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ सम्मानित किया गया। रेवाड़ी में लिंगानुपात में वृद्धि 893 से बढ़कर 912 हुई। और उसके बाद तीसरे नंबर पर महेंद्रगढ़ जिला के उपायुक्त डॉक्टर गरिमा मित्तल को 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। महेंद्रगढ़ में जो लिंगानुपात में वृद्धि हुई वो 881 से बढ़कर 898 हुई। उसके बाद अगला प्रश्न है, 8 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया? 4 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें मंजू पहल, सुमन, पूनम आर्य सोनीपत से, प्रवेश आर्य रोहतक से और पुरस्कार राशि के रूप में 21,000 रुपये प्रदान किए गए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कविता जैन ने की, जो सोनीपत से विधायक हैं और महिला बाल विकास विभाग मंत्रालय उनके पास है। हरियाणा सरकार की कैबिनेट मंत्रालय में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री भी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा प्रदेश की महिलाओं के लिए किस हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर का लोकार्पण किया गया? 181। इसके अतिरिक्त सेक्सुअल हरासमेंट टूल किट का भी लोकार्पण किया गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश के किस विश्वविद्यालय की टीम ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 में आयुष मंत्रालय श्रेणी के प्रथम पुरस्कार को हासिल किया? गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री रामबिलास शर्मा के द्वारा प्रदेश सरकार के किस विभाग की वेबसाइट को लॉन्च किया गया? कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग। रामबिलास शर्मा महेंद्रगढ़ से विधायक हैं। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पिंक मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? पानीपत में। इस मैराथन में तकरीबन 35,000 महिलाओं ने भाग लिया और मैराथन को हरी झंडी हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री और करनाल से विधायक मनोहर लाल खट्टर ने दिखाई। और उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 2014 में हरियाणा में 2 महिला थाने थे और अब वर्तमान में महिला थानों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। और पानीपत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में कितने सूचना आयुक्तों को नियुक्त किया गया है? 3। तीनों नवनियुक्त सूचना आयुक्त जयसिंह बिश्नोई, लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह और कमलदीप भंडारी को हरियाणा प्रदेश के वर्तमान और 17वें राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने 8 मार्च 2019 को शपथ दिलाई। इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक का होगा या फिर 65 वर्ष की आयु तक। हरियाणा प्रदेश सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोग का गठन किया, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 राज्य सूचना आयुक्त का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, 8 मार्च 2019 को हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में किस किस नीति के संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई? सौर ऊर्जा नीति 2016 और औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 2015। हरियाणा सरकार ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के तहत विभिन्न समझौतों पर कितने रुपए के स्टाम्प शुल्क को हटाने का फैसला लिया? 2000 रुपये। छोटे व सीमांत किसानों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को राहत देने के लिए फैसला लिया गया। 1.60 लाख तक के लोन लेने पर कोई स्टाम्प ड्यूटी
नहीं लगेगी। अगला प्रश्न है, हरियाणा में डेयरियों के स्थानांतरण के लिए 50 एकड़ में डेयरी प्लाजा कहाँ स्थापित किया जाएगा? हिसार में। हिसार के दक्षिणी बाईपास के करीब रेवेन्यू एस्टेट बीड हिसार में 50 एकड़ में इसको बनाया जाएगा। हरियाणा राज्य में अटल अभियान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? अनिल विज। जो हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं जिनके पास खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व स्वास्थ्य विभाग है और अम्बाला कैंट से विधायक हैं। अटल का मतलब है एश्योरिंग टोटल एनीमिया लिमिट अभियान, जिसके तहत गर्भवतियों व बच्चों में एनीमिया की बीमारी को खत्म किया जाएगा। इस अभियान पर प्रतिवर्ष 21 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की कितनी जातियों को DNT में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की? 5 जातियों को। अगर हम बात करें 8 मार्च 2019 को चंडीगढ़ में आयोजित हुई हरियाणा सरकार की कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया, जिसमें 5 जाति जोगी, जंगम, मनिहार, बाट और रहबरी, जिनके हरियाणा में 6 लाख परिवार और आबादी तकरीबन 18 से 20 लाख है। DNT मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब्स, विमुक्त जाति। इसकी जानकारी हरियाणा प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और हरियाणा विधानसभा की आरक्षित सीट शाहबाद से विधायक कृष्ण कुमार बेदी ने दी। हरियाणा राज्य में 17वीं लोकसभा के लिए मतदान कब और किस चरण में होंगे? 12 मई 2019 को छठे चरण में होंगे। 10 मार्च 2019 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने 17वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनावों का ऐलान किया। 7 चरणों में मतदान होगा और हरियाणा में यह मतदान छठे चरण मतलब कि 12 मई को होगा। हरियाणा प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट के लिए मतदान अंतिम चरण मतलब कि 7वें चरण में 19 मई 2019 को होगा। 17वीं लोकसभा के लिए हरियाणा राज्य की कितनी सीटों पर चुनाव होंगे? 10 सीटों पर चुनाव होंगे और वह सीटें इस प्रकार हैं: कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, अम्बाला, सिरसा। हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों में से 2 सीटें अम्बाला और सिरसा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट हैं। हरियाणा राज्य के कुल कितने मतदाता 17वीं लोकसभा के चुनावों में मतदान कर सकते हैं? 1,74,48,293 मतदाता, जिसमें से 93,97,153 पुरुष हैं और 80,51,140 महिलाएं हैं। 17वीं लोकसभा के चुनावों के लिए हरियाणा राज्य में कुल कितने मतदान केंद्र होंगे? 19,425, जिसमें से 5,494 शहरी और 13,931 ग्रामीण मतदान केंद्र होंगे। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की कितनी शख्सियतों को मार्च 2019 में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? 5। 25 जनवरी 2019 को 70वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के सर्वोच्च नागरिक पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। 112 पद्म पुरस्कारों में 4 पद्म विभूषण, 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों को 2 सम्मान समारोह में वितरित किया गया। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में भारत के वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। पहला सम्मान समारोह 11 मार्च 2019 को आयोजित हुआ। दूसरा सम्मान समारोह 16 मार्च 2019 को आयोजित हुआ। 11 मार्च 2019 को हरियाणा प्रदेश की 2 शख्सियत बजरंग पूनिया और नरेंद्र सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जबकि 16 मार्च 2019 को दर्शन लाल जैन को पद्म भूषण और कंवल सिंह चौहान और सुल्तान सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा प्रदेश के किस पहलवान को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है बजरंग पूनिया। 11 मार्च 2019 को देश के वर्तमान और 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सम्मान समारोह में यह पद्मश्री पुरस्कार बजरंग पूनिया को प्रदान किया। बजरंग पूनिया हरियाणा राज्य में झज्जर जिले के गांव खुड्डन के रहने वाले हैं, लेकिन वर्तमान में बजरंग पूनिया सोनीपत में रहते हैं। वर्ष 2018 में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में वे देश के लिए उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न है, 11 मार्च 2019 को हरियाणा प्रदेश के किस पशुपालक को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेंद्र सिंह को, जो पानीपत से संबंध रखते हैं। कंवल सिंह चौहान को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका उत्तर है कृषि क्षेत्र में। 16 मार्च 2019 को यह पुरस्कार उनको प्रदान किया गया। कंवल सिंह चौहान गांव अटेरना और जिला सोनीपत से संबंध रखते हैं।
इन्होंने पारंपरिक खेती को औद्योगिक खेती में बदल दिया और सैकड़ों लोगों को रोजगार दिया। सुल्तान सिंह को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? मछली उत्पादन के क्षेत्र में। सुल्तान सिंह जिला करनाल, गांव बुटाना से संबंध रखते हैं। दर्शनलाल जैन को 16 मार्च 2019 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण। दर्शनलाल जैन को यह पुरस्कार सामाजिक कार्यों के लिए 92 वर्ष की आयु में प्रदान किया गया। दर्शनलाल का जन्म 12 दिसंबर 1927 को हुआ और वह जिला यमुनानगर से संबंध रखते हैं। भारतीय कुश्ती संघ ने हरियाणा प्रदेश के किस पहलवान को 6,75,000 रुपये देकर सम्मानित किया? बजरंग पूनिया। श्री बाबा मस्तनाथ मेला 2019 कब और कहाँ मनाया गया? 13 मार्च से 15 मार्च 2019 स्थल बोहर में, जो जिला रोहतक में है। हरियाणा राज्य के सभी 10 लोकसभा सीटों में पहली बार किस प्रणाली का प्रयोग करके मतदान करवाया जाएगा? VVPAT। इसका मतलब है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वर्ष 2014 के विधानसभा चुनावों में इस प्रणाली का प्रयोग थानेसर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक और गुरुग्राम में किया गया था। 15 से 17 मार्च 2019 तक हांगकांग में आयोजित हुए एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 5 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। भारत की तरफ से कुल 46 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 16 महिलाएं और 30 पुरुष शामिल थे। 30 पुरुषों में 5 खिलाड़ी हरियाणा राज्य के थे। करनाल से गोविंद कुमार, झज्जर से अजय, पंचकुला से गगन, हिसार से विशाल मोर और पानीपत से विनीत मलिक। हरियाणा प्रदेश के किस व्यक्ति को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए सेंसर बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया गया है? संजय पाराशर को। संजय पाराशर जिला सोनीपत से संबंध रखते हैं और इन्होंने, अगर हम बात करें, क्राइम पेट्रोल धारावाहिक में काम किया है। बड़े पर्दे पर जीनियस नामक फिल्म में अपनी अदाकारी का प्रदर्शन कर चुके हैं। इससे पहले वे रेलवे में इन्हें ZRUCC की सदस्यता भी मिली है। हरियाणा राज्य में पहली वोट संबंधी टच स्क्रीन कहाँ स्थापित की गई? कुरुक्षेत्र में। इसका उद्घाटन 17 मार्च 2019 को हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी राजीव रंजन ने किया। ऐसी टच स्क्रीन हरियाणा राज्य के सभी 22 जिलों में लगाई जाएगी। कुरुक्षेत्र जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 17 टच स्क्रीन स्थापित की जाएंगी। इस टच स्क्रीन से मतदाताओं को वोट संबंधी जानकारी सहजता से उपलब्ध हो पाएगी। अगला प्रश्न है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए हरियाणा प्रदेश के कुल कितने पुरुष पहलवानों का चयन किया गया? 15। 5 सोनीपत से, 6 झज्जर से, 2 रोहतक से, 1 भिवानी से और 1 जींद जिले से। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप चीन में 23 से 28 अप्रैल 2019 तक आयोजित होगी, जिसमें भारत से कुल 20 पुरुष पहलवान भाग लेंगे। 20 पहलवानों में 15 पहलवान हरियाणा राज्य से हैं। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला टीम में हरियाणा प्रदेश की कुल कितनी महिला पहलवानों का चयन किया गया है? 8। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप चीन में 23 से 28 अप्रैल 2019 तक आयोजित होगी, जिसमें भारत से कुल 15 पहलवान भाग लेंगे महिला और 10 महिला जिसमें भारत से कुल 10 महिला पहलवान भाग लेंगे और 10 महिला पहलवानों में 8 महिला पहलवान हरियाणा राज्य से हैं। 5 हिसार से, 2 रोहतक से और 1 चरखी दादरी से। अगला प्रश्न है, चौथी अखिल भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कब और कहाँ किया गया? 22 मार्च से 24 मार्च 2019 पानीपत के सेक्टर 13 और 17 के हुड्डा ग्राउंड में। 22 मार्च 2019 को चौथी अखिल भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने किया। अखिल भारतीय फ्री कुश्ती प्रतियोगिता को भारत केसरी दंगल के नाम से जाना जाता है। पहला भारत केसरी दंगल गुरुग्राम में 2016 में हुआ था, दूसरा अंबाला में 2017 में, तीसरा भारत केसरी दंगल भिवानी में 2018 में आयोजित हुआ था और चौथा पानीपत में। अगला प्रश्न है, चौथी अखिल भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में कुल कितनी टीमों और कितने पहलवानों ने भाग लिया? इसमें 8 टीमों ने भाग लिया और 8 टीमों के 80 पहलवान थे और प्रत्येक टीम में 10 पहलवान। अगला प्रश्न है, चौथी अखिल भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में पहले स्थान पर रहने वाली टीम का नाम बताएं। रेलवे। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी 8 टीमें थी, उसमें रेलवे, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। पहले नंबर पर रेलवे रही, जिसके प्रत्येक खिलाड़ी को 10-10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई।
दूसरे नंबर पर हरियाणा की टीम रही जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए प्रदान किए गए। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की टीम रही जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 2.5 लाख रुपए प्रदान किए गए। और चौथे नंबर पर दिल्ली की टीम रही जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को 1-1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। अगर हम बात करें चौथे भारतीय केसरी दंगल में कुल 1.85 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, चौथे अखिल भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में विजेता टीम को कितने रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई? विजेता टीम रेलवे रही जिसको 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। उप विजेता टीम जो हरियाणा रही उसको 50 लाख रुपए, तृतीय स्थान की टीम उत्तर प्रदेश को 25 लाख रुपए और चतुर्थ स्थान की टीम दिल्ली को 10 लाख रुपए प्रदान किए गए। 22 मार्च से 24 मार्च तक पानीपत में आयोजित हुए भारत केसरी दंगल में महिला और पुरुष टीम में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 5 महिला पहलवान और 5 पुरुष पहलवान। महिला पहलवानों में 3 रोहतक से, 2 हिसार से और पुरुष पहलवानों में 3 सोनीपत से और जो 2 झज्जर जिले से संबंध रखते हैं। चौथी अखिल भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता का समापन कब और कहां किया गया? 24 मार्च 2019 को पानीपत के सेक्टर 13 के हुड्डा ग्राउंड में और हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव DC डेसी के द्वारा। अगला प्रश्न है, चौथी अखिल भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती प्रतियोगिता में कितने भार वर्ग में मुकाबले करवाए गए? 5 भार वर्गों में मुकाबले करवाए गए। महिलाओं के भार वर्ग इस प्रकार हैं। 50 केजी में सीमा रेलवे प्रथम रही। 53 केजी में ललिता रेलवे टीम से प्रथम रही। 57 केजी में पूजा हरियाणा से प्रथम रही। 62 केजी में साक्षी रेलवे की टीम से प्रथम रही। 72 केजी प्लस में गुरशरणप्रीत कौर पंजाब से प्रथम रही। पुरुषों के भार वर्ग इस प्रकार हैं। 57 केजी में रवि कुमार हरियाणा की टीम से प्रथम रहे। 65 केजी बजरंग पूनिया रेलवे की टीम से प्रथम रहे। 76 केजी जितेंद्र कुमार रेलवे की टीम से प्रथम रहे। 86 केजी दीपक पूनिया हरियाणा से प्रथम रहे। 97 केजी सुमित रेलवे से प्रथम रहे। अब बात करते हैं 28 मार्च 2019 को दिल्ली खेल पत्रकार संघ का वार्षिक वितरण समारोह आयोजित हुआ। उसमें हरियाणा के किस किस महिला खिलाड़ी को बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड से सम्मानित किया गया? रानी रामपाल और मनु भाकर को। रानी रामपाल कुरुक्षेत्र जिले के आरक्षित विधानसभा क्षेत्र साबाद से संबंध रखती हैं और मनु भाकर का जन्म 28 फरवरी 2002 को गोरियां गांव जिला झज्जर हरियाणा में हुआ था। 28 मार्च 2019 को दिल्ली खेल पत्रकार संघ के वार्षिक वितरण समारोह में हरियाणा के किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया? बजरंग पूनिया। दिल्ली खेल पत्रकार संघ के वार्षिक वितरण समारोह में कर्णम मलेश्वरी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जीवन पर्यंत उपलब्धि पुरस्कार। कर्णम मलेश्वरी का जन्म 1 जून 1975 को श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ था। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप से की, जहां उन्होंने नंबर 1 पायदान पर कब्जा किया। 1992 के एशियन चैंपियनशिप में मलेश्वरी ने 3 रजत पदक जीते। वैसे तो उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक पर भी कब्जा किया, किंतु उनको सबसे बड़ी कामयाबी 2000 के सिडनी ओलंपिक में मिली, जहां उन्होंने कांस्य पर कब्जा किया और इसी पदक के साथ वे ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कर्णम मलेश्वरी ने 1997 में शादी की और प्रतिस्पर्धी वजन उठाने से अल्प विराम हेतु यमुनानगर हरियाणा में चली गई। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की मार्च महीने की संपूर्ण हरियाणा राज्य करंट अफेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।